हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। उस चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। और सही मायने में आज से इनकम टैक्स आपकी स्टार्ट होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज से इनकम टैक्स स्टार्ट होगी, तो अभी तक हमने क्या किया है, 4-5 चैप्टर निपटा लिए हैं। तो वो बड़े सिंपल से चैप्टर थे, सिंपल ये भी हैं चैप्टर, लेकिन ये आपको चैप्टर जो अब आने वाले हैं वो आपको ये समझाएंगे कि हाउ टू स्टडी द टैक्सेशन, कि आपको कोई भी टैक्स का सब्जेक्ट या लॉ का सब्जेक्ट किस तरीके से स्टडी करना है। और टेक्निकल चीज़ें अब ज़्यादा आएंगी। अभी तक रूल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट था, लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन आज से जो टैक्स स्टार्ट होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका अदा करेगा और इंटरेस्ट भी आएगा अगर आप साथ के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे समझेंगे। हाँ, उन बच्चों को दिक्कत आएगी जो रटने की कोशिश करना चाहते हैं, वो लोग को समझना ही नहीं चाहते। बस अगर मन में बैठा रखा है बस किसी भी तरीके से एग्ज़ाम पास हो जाए, शॉर्टकट आप सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को दिक्कत आएगी। लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले हार्ड वर्क ही आपका रोल अदा करता है, उसके बाद जब आपका हार्ड वर्क हो जाए तो स्मार्ट वर्क की बारी आती है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीधे स्मार्ट वर्क से ही सीए या सीएस पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता स्मार्ट वर्क से तो सारे बच्चे आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी होते। तो चलिए, खैर बिना अपना समय गंवाए हुए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो अभी तक हम लोग, जैसे मैंने शुरुआत के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं हमारे पास। टोटल हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास 5। टोटल हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं, हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो हैं हमारे पास 5, जिसमें पहला हेड ऑफ इनकम है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड ऑफ इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा जो हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड जो है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो जो लास्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड हैं टोटल। ये 5 हेड हैं टोटल। पहला हेड है इनकम अंडर हेड सैलरी। ये जो सेक्शन की कवरेज थी, सेक्शन 15, 16, 17, 3 सेक्शन थे इसमें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 ये हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 टू सेक्शन 44 DB ये सेक्शन है। इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू सेक्शन 55A जो हम आज स्टार्ट करेंगे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है हमारा सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। ये 5 हेड हैं इनकम निकालने के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर केवल यही चैप्टर पढ़ने हैं क्या हमें पूरी इनकम टैक्स में? नहीं, ये इनकम निकालने के 5 हेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और चैप्टर हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो
समय ज़्यादा लगता है वो इन 5 चैप्टरों के अंदर ही लगता है। तो इन 5 चैप्टरों में 2 चैप्टर जैसे आपके हो गए हैं, सैलरी भी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया है। 2 चैप्टर अभी चैप्टर नंबर 3 पीजीबीपी और चैप्टर नंबर 4 जो है अंडर द हेड कैपिटल गेन, ये थोड़ा सा लेंदी है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो हार्डली 1 या 2 क्लास लेगा, क्योंकि जो भी हम पीजीबीपी में पढ़ के आएंगे वो एज इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एप्लीकेबल होना है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम अंडर द कैपिटल गेन। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। समझते समझते हम लोग लिखेंगे भी कि इनकम अंडर द कैपिटल गेन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है वो क्या होता है। जल्दी से बताइए, किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है वो क्या होता है। जल्दी से अपने जवाब भेजिए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये चैप्टर का नाम है। कैपिटल गेन ये चैप्टर का नाम है। और सेक्शन जो है इसमें 45 टू सेक्शन 55 कैपिटल ए तक की कवरेज है। जल्दी से बताइए, किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है वो कौन सा सेक्शन होता है। दिस इज चार्जिंग सेक्शन। तो जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा, जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा। तो सेक्शन 45(1) क्या है इसका, चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है। और चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताता है, जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा, जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा। चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन आपको क्या बताता है, जल्दी से बताइए चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है। नोटबुक निकाल लीजिएगा और जल्दी से मुझे बताइएगा चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है। पहले भी मैं बता चुका हूं, हर एक चैप्टर का पहला जो सेक्शन होता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक है। तो 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 जो है क्या सैलरी का, वो चार्जिंग सेक्शन है। तो पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है। जल्दी से बताइए कि चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है। तो आंसर मुझे मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि सर चार्जिंग सेक्शन से पता लगता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई इनकम टैक्सेबल होगी, यानी कि एप्लीकेबिलिटी पता लगती है कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, किस किस कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर एप्लीकेबल होगा। जल्दी से मेरे साथ चार्जिंग सेक्शन लिखेंगे सभी बच्चे। जल्दी से मैं स्क्रीन साइज को भी बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको मोबाइल स्क्रीन में भी कोई दिक्कत ना आए। जल्दी से मेरे साथ आप लिखेंगे चार्जिंग सेक्शन को। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा, जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। सेक्शन 45(1) जो है चार्जिंग सेक्शन है, और वो ये कहता है एनी प्रॉफिट और गेन्स, एनी प्रॉफिट or gain, any profit or gain arising from the transfer, arising from the transfer, arising from the transfer of a capital asset, of a capital asset, any profit or gain arising from the transfer of a capital asset effected during the previous year, effected during the previous year, any profit or gain arising from the transfer of a capital asset effected during the previous year shall be taxable, shall be chargeable
shall be chargeable to tax, shall be chargeable to tax under the head capital gain, 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 and shall be deemed to be income, and shall be deemed to be income, and shall be deemed to be income, and shall be deemed to be income of the previous year, of the previous year in which transfer took place. This is the charging section of chapter capital gain. This is the charging section of chapter capital gain. This is the charging section of chapter capital gain. सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं अब इसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। एक एक लेटर, एक एक वर्ड आपको बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। सब चीज़ों का एक टेक्निकल मीनिंग है। एनी प्रॉफिट और गेन, सबसे पहली बात आती है प्रॉफिट और गेन। यहां पर गेन का क्या मतलब है, जल्दी से बताइएगा कि यहां पर गेन का क्या मतलब है। एनी प्रॉफिट और गेन, यहां पर गेन का क्या मतलब है तो मैं आपको बता दूं। यहां पर गेन का मतलब है लॉस, यानी कि ये चाह रहे हैं कि एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किस चीज से होगा, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। ध्यान दीजिएगा, प्लीज नोट दिस पॉइंट कि फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, यानी कि खाली एसेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कैपिटल एसेट की, कि अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई, क्योंकि एसेट बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन कैपिटल एसेट कुछ ही होंगी जो कि डिफाइंड होंगी अंडर द चैप्टर कैपिटल गेन। इसकी डेफिनेशन होगी सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। डेफिनेशन गिवन है कि व्हाट इज ए कैपिटल एसेट। अगर कोई चीज कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती ही नहीं है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसके ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन तो नहीं लग सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मैं खाली इस चैप्टर की बात कर रहा हूं कि इस चैप्टर में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि एनी प्रॉफिट और गेन, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। कौन सा प्रॉफिट या लॉस, कौन सा प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से। बच्चे गलती क्या करते हैं, माना डेफिनेशन ही लिखने के लिए आ जाए और आपने अच्छी तरीके से टर्मिनोलॉजी को समझा हुआ नहीं है तो लिख सकते हैं वो एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए एसेट। तो यहीं एग्जामिनर जो है पकड़ लेगा गलती को और वो आपके नंबर कर देगा 0 और आपको समझ में भी नहीं आएगी। आपको तो लग रहा है कि मैंने तो एक एक डेफिनेशन का जो वर्ड है वो सही से कॉपी किया था, सही से याद किया था। तो याद करने की जगह समझने पर ध्यान लगाएं कि याद तो अपने आप हो ही जाएगा और अच्छी तरह से याद हो जाएगा अगर आपने एक एक टर्मिनोलॉजी को समझा हुआ है। तो अंडरलाइन करने वाली बात है ट्रांसफर पर। ट्रांसफर का भी एक टेक्निकल मीनिंग है और वो गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। पेपर में और गलती क्या हो सकती है, अगर डिफाइन कैपिटल एसेट आया तो बच्चा क्या लिखता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ। कभी हो सकता है वो ट्रांसफर की जगह वर्ड लगा दे सेल, या कैपिटल एसेट की जगह वर्ड लगा दे एसेट। तो आप इन सेक्शन में जो डेफिनेशन गिवन है इन वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन वर्ड को चेंज करा तो पूरा का पूरा जो अर्थ है, मतलब है, वही चेंज हो जाता है। मीनिंग कुछ और है और जब आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे मीनिंग कुछ और निकलेगा।
तो ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें एज इट इज आपको इस्तेमाल करना है। एनी प्रॉफिट और गेन, गेन का यहां मतलब है लॉस, वैसे गेन का मतलब तो हमेशा हम प्रॉफिट के रूप में ही लेते हैं, लेकिन यहां पर गेन का मतलब है लॉस, यानी कि चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, आपको इस चैप्टर के अंदर चार्जेबल करना है। ये ध्यान रखिएगा, मैं टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्स तो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो ही देना पड़ेगा। चार्जेबल होने का मतलब ये होता है इस चैप्टर में कैलकुलेशन होंगी, कुछ कैलकुलेशन एसएससी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं, ज्यादातर कैलकुलेशन एसएससी के लिए नुकसानदायक क्यों होंगी, नुकसानदायक मतलब कि उसे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कुछ बेनिफिट की भी होती हैं कि अगर इनकम पॉजिटिव ना हो के निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव अगर इनकम आ रही है तो वो एक फायदे की चीज होती है एसएससी के लिए, क्योंकि जो दूसरी इनकम पर टैक्स देना है वो इनकम पर टैक्स भी आपका कम बैठता है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलता रहेगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी की बात थी, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपके पास 2-3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है, उसकी सालाना जो एनुअल इनकम है वो 7 लाख रुपए आती है, और एक प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें लॉस आएगा, उसमें कभी प्रॉफिट तो आ नहीं सकता, उसका लॉस सपोज कीजिए 1,50,000 आ रहा है, तो एक इनकम जो है 7 लाख आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, और एक पर लॉस आ रहा है 1.5 लाख रुपए, तो जब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो इनकम जो बैठेगी वो 5.5 लाख रुपए बैठेगी, 5,50,000 पर बैठेगी। अगर सपोज कीजिए कि लो मेकर्स ये कह देते कि केवल हम उन हाउस प्रॉपर्टी को लेंगे जो वही प्रॉपर्टी चार्जेबल होंगी जो आपने रेंट पर दे रखी है, तो इससे क्या होता है 7 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ता है। जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अगर वो चार्जेबल होती ही नहीं उस चैप्टर के अंदर, तो उसका लॉस जो पॉजिटिव इनकम है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम को कम नहीं करता। अब क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी चार्जेबल है और लॉस भी चार्जेबल है, तो चार्जेबल होने का मतलब है कि लॉस को सेट ऑफ कर लिया जाएगा अगर किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। तो इसी तरीके से कैपिटल गेन में भी है, प्रॉफिट या लॉस दोनों के दोनों चार्जेबल हैं, टैक्स हमेशा पॉजिटिव इनकम पर ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लॉस को चार्जेबल नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट लॉस का इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन संभव नहीं है, जबकि ट्रीटमेंट संभव है। वो संभव क्या है कि जो लॉस है वो पॉजिटिव इनकम को माइनस करने का काम करता है, जिससे हमारा जो इफेक्टिव टैक्स है वो बर्डन जो है कम हो जाता है। तो चलिए दोबारा से मैं बात कर रहा हूं, एनी प्रॉफिट और गेन यानी कि प्रॉफिट और लॉस एराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। तो ट्रांसफर वर्ड एक कीवर्ड है, और ट्रांसफर किस चीज का होना चाहिए, कैपिटल एसेट का होना चाहिए, इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो ट्रांसफर होना चाहिए वो कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस है जल्दी से बताइए, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, व्हाट इज अवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वेरी गुड वेरी गुड, 2021, इट मीन 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 इज आवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो ट्रांसफर कब होना चाहिए, इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अब एक क्वेश्चन में आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसका जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। जो एक एसएससी है कोई, एसएससी है कोई, और ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट जो हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट यानी कि इसकी जो डेट है हमारी वो है 20 अक्टूबर 2020। ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट की जो डेट है वो है 20 अक्टूबर 2020। तो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है, और दूसरी जो डेट है डेट ऑफ सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड,
यानी कि जो पैसा मिला आपको वो मिला है 5 अप्रैल 2021। डेट और ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट जो है वो है 20 अक्टूबर 2020 एंड डेट ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड है हमारा 5 अप्रैल 2021। तो प्लीज मुझे बताइए कि इन विच प्रीवियस ईयर कैपिटल गेन अराइव। तो बताइए आप इन विच प्रीवियस ईयर कैपिटल गेन इन विच प्रीवियस ईयर कैपिटल गेन विल अराइव। जल्दी से बताइए कि कौन से प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन अराइव होगा। कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है हमें 21-22 प्रीवियस ईयर में, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि एवरी फाइनेंशियल ईयर इज ए प्रीवियस ईयर एज वेल असेसमेंट ईयर। तो कंसिडरेशन क्योंकि रिसीव हो रहा है हमें 5 अप्रैल 2021 में, तो अप्रैल 21 का मतलब है कि प्रीवियस ईयर 21-22, लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट है वो हमारा हो रहा है अक्टूबर 20 में, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2021। तो प्लीज टेल मी इन विच प्रीवियस ईयर कैपिटल गेन शैल अराइव। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है मनीषा आपका कि कैपिटल गेन शैल अराइव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, नॉट इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। तो इन दिस क्वेश्चन जो कैपिटल गेन शैल अराइव होगा वो होगा प्रीवियस ईयर 2021 में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल गेन जो लगता है वो ड्यू बेसिस पर लगता है, रिसीव्ड बेसिस पर नहीं लगता है। ट्रांसफर जिस साल हो गया, जिस प्रीवियस ईयर में हो गया, तो इसका मतलब है कि इनकम ड्यू हो गई है। जबकि हो सकता है कि कंसिडरेशन रिसीव करने में पहले भी हो सकता है, कंसिडरेशन रिसीव बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो कैपिटल गेन लगता है वो ड्यू बेसिस पर लगता है। चार्जिंग सेक्शन से ये चीज पता लग रही है हमें। तो आंसर देखिएगा, हिंट आंसर लिखवा रहा हूं कि कैपिटल गेन शैल अराइव, कैपिटल गेन शैल अराइव, कैपिटल गेन शैल अराइव in the previous year in which capital gain shall arise in the previous year in which transfer took place. Capital gain shall arise in the previous year in which transfer took place. So in this case, in this question capital gain shall arise in previous year 2020-21। इस केस में, इस क्वेश्चन में जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो होगा 2020-21 के अंदर। जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। सेक्शन 45(1) से, सेक्शन 45(1) is the charging section of chapter capital gain. Section 45(1) says कि any profit or gain arising during the previous year from the transfer of a capital asset, ध्यान से समझिएगा, any profit or gain arising from the transfer of a capital asset effected during the previous year shall be chargeable under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place. तो इस डेफिनेशन से, इस चार्जिंग सेक्शन से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। एक आती है कि व्हाट इज ए कैपिटल एसेट। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज ए कैपिटल एसेट, और सेकंड थिंग हमें जानना जरूरी है कि व्हाट ट्रांजैक्शन आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। क्योंकि अगर कोई कैपिटल एसेट है भी, लेकिन जो भी आपने मोड चुना उसे बेचने का, लेकिन वो मोड ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो लीगल डेफिनेशन है।
अगर उस डेफिनेशन में वो मोड कवर्ड नहीं है तो भी कैपिटल गेन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि कोई भी कैपिटल एसेट जब तक कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल ना करे, जब तक कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, यानी कि देयर शुड बी कैपिटल एसेट एंड अनदर इज कि कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड और सच ट्रांसफर मस्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो कैपिटल गेन शैल नॉट अराइज। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज ए कैपिटल एसेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज ए कैपिटल एसेट। व्हाट इज ए कैपिटल एसेट? Capital asset is given under section. Capital asset is given under section. Capital asset is given under section 2 clause 14. Capital asset is given under section 2 clause 14. Capital asset is definition of capital asset is given under section 2 clause 14. ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को लिखने के लिए भी बहुत आ सकती है, एमसीक्यू में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहचानने के लिए आ सकता है कि कोई भी आपको एसेट दें और आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल एसेट है या नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। नोटबुक अपने निकाल लीजिएगा, मैं लिखवाने चल रहा हूं कि कैपिटल एसेट में क्या चीज इंक्लूडेड है और क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है। कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो मीन्स डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि ना तो आप उसमें कुछ ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें से कुछ कम कर सकते हैं। पहले भी मैंने क्लियर कर रखा है कि डेफिनेशन 3 तरीके की होती हैं, या तो मीन्स करके होगी, या इंक्लूड्स करके होगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसे हम कह देते हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो ये डेफिनेशन मीन्स है। अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूड्स करके होती है तो इसका मतलब है कि जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। लेकिन जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है वो मीन्स है, इसका मतलब है जो कुछ है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। तो देखिएगा, कैपिटल एसेट मीन्स कैपिटल एसेट मीन्स, साथ के साथ लिखिएगा, कैपिटल एसेट मीन्स property of any kind, property of any kind. Capital asset means property of any kind held by the SSE, held by the SSE. Capital asset means property of any kind held by the SSE, whether or not connected, whether or not connected with business or profession, business or profession. Capital asset means property of any kind held by the SSE, whether or not connected with his business और प्रोफेशन। पहले इतना पार्ट आप समझ लीजिए, फिर मैं आगे लिखवाऊंगा। एक एक लाइन समझना जरूरी है कि क्या कहना चाह रहे हैं। कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी जो वर्ड है, कहीं आपने और भी सुना है किसी डेफिनेशन को पढ़ते वक्त, किसी चार्जिंग सेक्शन को पढ़ते वक्त? जल्दी से ध्यान करिए कि क्या प्रॉपर्टी को आपने और भी कहीं सुना है, कहीं याद आ रहा है। मैं आपको याद करा दूं कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हमने, और वहां पढ़ा था द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन था और वहां था द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अपने आप में एक वाइडर मीनिंग लिए हुए है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? एक आदमी जब आम भाषा में कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है,
तो उसका कहने का तात्पर्य क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी में उसके पास जो करेंसी है, कैश है, बैंक में पैसा जमा है, उसके पास प्लॉट हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, कंपनी के शेयर्स उसने ले रखे हैं, कहीं उसने और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एवरी थिंग इज इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं हाउस प्रॉपर्टी को और हम हाउस प्रॉपर्टी में कहते हैं द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो आगे लॉ मेकर्स ने उस प्रॉपर्टी के मतलब को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है और क्या रखा है, कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू, यानी कि प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग और उसके साथ लगी हुई लैंड ही शामिल होगी। लेकिन इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर नहीं है। यहां पे बता रखा है कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एसेट ही बोलेंगे और वो हेल्ड बाय द एसएससी होनी चाहिए, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद इट बिजनेस एंड प्रोफेशन, चाहे वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है। एक मकान जिसमें मैं खुद रहता हूं, तो बताइए वो कैपिटल एसेट होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताइए। ए हाउस प्रॉपर्टी इन विच आई लिव, तो वो मेरी कैपिटल एसेट होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताइए कि प्रॉपर्टी ए बिल्डिंग इन विच एसएससी लिव इज ए कैपिटल एसेट और नॉट, जल्दी से बताइए कि ए प्रॉपर्टी ए कैपिटल ए हाउस इन विच एसएससी लिव वेदर इट इज ए कैपिटल एसेट और नॉट, जल्दी से जवाब दीजिए अपने कि एक प्रॉपर्टी जिसमें एसएससी खुद रहता है कि क्या वो प्रॉपर्टी है, क्या वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। तो जल्दी से जवाब भेजिए। तो जवाब आपका आ गया कि यस सर, जो जिस घर में एसएससी रहता है वो कैपिटल एसेट है। माय सेकंड क्वेश्चन इज ए शॉप है इन विच एसएससी रन्स हिज बिजनेस और प्रोफेशन, एक शॉप है, एक दुकान है, एक बिल्डिंग है जिसमें एसएससी अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन रन करता है, तो वेदर इट इज ए कैपिटल एसेट ऑफ द एसएससी और नॉट, जल्दी से बताइए वो दुकान उसके लिए कैपिटल एसेट होगी या नहीं होगी। आंसर इज यस, क्योंकि जो ऊपर मैंने अभी 3 लाइनें लिखवाई हैं उसमें साफ साफ क्लियर है कि कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर। किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखा है तो भी वो आपकी कैपिटल एसेट है, अगर आपके पास ज्वेलरी है, गोल्ड है, वो भी आपके पास, वो भी आपकी कैपिटल एसेट का पार्ट बनेगा। तो कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, जो एसएससी हेल्ड करेगा और चाहे वो उसके बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट है या नहीं है। तो ये तो हुई बात पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 2 में भी लिखिएगा कि पॉइंट नंबर 2 में लॉ मेकर्स ने क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 को भी लिखिएगा। एनी सिक्योरिटीज held by foreign institutional investor, इन्हें बोलते हैं FII, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आप पूरा नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, इतने से भी काम चल जाएगा वैसे तो, लेकिन जो पूरी लैंग्वेज है वो मैं लिखवा दे रहा हूं। पेपर में अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए इतने से भी काम चल जाएगा। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII इन अकॉर्डेंस विद रूल्स framed by SEBI, any security held by FII in accordance with rules framed by SEBI, Securities Board of India। तो any security held by FII in accordance with rules framed by SEBI, ये कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने। ये 2 पॉइंट हैं कैपिटल एसेट क्या है। अब बट डज नॉट इंक्लूड पहले के शुरू के 2 पॉइंटों में बता दिया। पहला पॉइंट तो बहुत ही
ब्रॉडर है कि किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट होगी, लेकिन अब आपको ये बता रखा है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। पहले तो बता दिया कि हर चीज इंक्लूड होगी, और अब कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट दे दी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल held for the purpose of business and profession, any stock in trade, consumable stores, raw material held for the purpose of business and profession, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड। पहले तो बता दिया कि कैपिटल एसेट का मतलब है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो एसएससी हेड करेगा, चाहे वो उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए हो या ना हो, लेकिन बाद में ये क्लियर कर रखा है कि अगर कोई भी रॉ मटेरियल होगा, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड होगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स होगा जो कि एसएससी के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है, तो वो उसकी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ए हाउस इन विच एसएससी लिव्स वेदर इट इज ए कैपिटल एसेट और नॉट, तो आपका जवाब था यस दिस इज ए कैपिटल एसेट, बिल्कुल सही जवाब था। फिर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था ए शॉप इन विच एसएससी रन्स हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन वेदर इट इज ए कैपिटल एसेट और नॉट, आपका इसमें भी जवाब था कि यस इट इज ए कैपिटल एसेट, क्योंकि कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है कि मकानों को खरीद के फिर बेचना, दुकानों को खरीद के बेचना। तो आप मुझे बताइए कि उसके पास अगर 10 मकान हैं जो उसके पास स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में हैं, यानी कि वो उन मकानों को उसने बेचने की नीयत से खरीदा है, वो उसके स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट बनते हैं, तो बताइए कि उन मकानों को बेचने पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? पहले ही बताइए कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। कैपिटल एसेट हैं तो लगेगा, और अगर कैपिटल एसेट हैं नहीं है तो नहीं लगेगा। तो आंसर मुझे मिलने शुरू हो गए हैं कि नहीं सर ये कैपिटल एसेट नहीं है, बिकॉज दोज हाउस जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होल्ड कर रहा है वो उसके स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट बनते हैं, और यहां साफ मने कर रखा है कि जो स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बनेगा वो एसएससी के लिए कैपिटल एसेट नहीं होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर ऊपर क्यों लिख रखा है कि जैसे चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो या नहीं हो? आप ये बताइए कि कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी एसएससी है जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, तो क्या सारी की सारी चीजें उसके स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बनती हैं? कुछ चीजें तो स्टॉक इन ट्रेड से अलग भी होंगी ना। मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो मेरे लिए तो स्टॉक कुछ है ही नहीं, तो मैं तो जिस शॉप में, जिस ऑफिस में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रीमाइसेस में आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी कैपिटल एसेट है। अगर वहाँ पे एक एसी इंस्टॉलेशन हुआ है तो वो भी एक कैपिटल एसेट है। वहाँ पर अगर कोई जनरेटर की सुविधा है वो भी एक कैपिटल एसेट है। वहाँ पर अगर आपको ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर इंस्टॉलेशन हुआ है तो वो भी एक कैपिटल एसेट है। तो ऊपर जो लिख रखा है वो बिल्कुल क्लियर है कि कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लेकिन साथ के साथ कुछ एक्सक्लूजन भी दे रखा है कि अगर कोई स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट होगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स का पार्ट होगा, रॉ मटेरियल का पार्ट होगा जो कि हेल्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर ये स्टॉक एंड ट्रेड का भी पार्ट है एसएससी का, यानी कि जो FII हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, अगर सिक्योरिटीज में शेयर डिबेंचर्स आते हैं, तो अगर उन सिक्योरिटीज को वो बेचने के नियत से भी खरीदते हैं, यानी कि उनका खरीदने बेचने का ही काम है, तो भी वो उनके लिए कैपिटल एसेट है। लेकिन ये एक्सेप्शन जो लगती है ये सिर्फ FII के लिए लगती है, आम आदमी के लिए नहीं लगती। यानी कि जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर का मैं एग्जांपल लिया
एक शेयर ब्रोकर भी तो एक प्रोफेशन होता है। शेयर ब्रोकर का काम क्या होता है? शेयर ब्रोकर का काम होता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करना, उन्हें खरीदना फिर बेचना, खरीदना फिर बेचना। तो अगर कोई शेयर ब्रोकर के पास शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर हैं, हिंडाल्को के शेयर्स हैं, एल&टी कंपनी के शेयर हैं, डिफरेंट टाइप की कंपनी के शेयर्स हैं, और वो खरीदता है बेचता है, तो अगर उन्हें खरीद के बेचेगा तो क्या एक शेयर ब्रोकर के ऊपर, मुझे बताइए, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? या ये बताइए कि शेयर ब्रोकर के लिए जो शेयर्स उसके पास हैं, डिबेंचर्स उसके पास हैं, तो क्या वो कैपिटल एसेट होंगी या नहीं होंगी? तो आंसर इज नो, क्योंकि शेयर ब्रोकर के लिए शेयर या डिबेंचर क्या होते हैं? एक स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट होते हैं। लेकिन जो FII हैं, जिन्होंने इन अकॉर्डेंस विद जो रूल्स फ्रेम किए गए सेबी के द्वारा, अगर कोई सिक्योरिटी ले रखी है तो बावजूद इसके कि वो उनका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग पता लग जाती है। इन्वेस्टमेंट में आप जल्दी जल्दी बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड अलग पता लग जाती है। तो FII के पास अगर सिक्योरिटीज हैं, तो चाहे वो उनका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो उनका स्टॉक इन ट्रेड हो, लेकिन वो ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। कैसे पता लगेगा? जब मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा अभी पूरी, तो एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, but securities held by FII, but security held by FII as mentioned in point number 2 above, साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बट सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 2 above ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं हो। जल्दी से मुझे बताइए, 2 लाइनें आपको अभी क्लियर हुई या नहीं हुई है? अभी काफी समय लगेगा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को ही क्लियर कराने में। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को क्लियर कराने में अभी और भी समय लगेगा। तो कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी फॉर इट्स बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट। कैपिटल एसेट का मतलब है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो कि एसएससी हेल्ड कर रहा है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। और पॉइंट नंबर 2, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, यानी कोई भी सिक्योरिटी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हेल्ड कर रहा है तो वो भी कैपिटल एसेट है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक एंड ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन अगर कोई भी एसेट स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में हुई, रॉ मटेरियल के रूप में हुई, जो कि एसएससी के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है, तो वो चीजें कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होंगी। लेकिन FII के पास अगर सिक्योरिटीज वो स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में हैं भी, तो वो हमेशा ही क्या मान ली जाएंगी? कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी। जल्दी से बताइए कि यहां तक आपने कॉपी कर लिया है या नहीं किया है, फिर मैं आगे एक्सक्लूजन के लिए लिखवाना स्टार्ट करता हूं कि और क्या क्या एक्सक्लूडेड है जो कि कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। आगे लिखवाना स्टार्ट करता हूं कि और क्या क्या एक्सक्लूडेड है जो कि कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो पहली लिस्ट हो गई स्टॉक एंड ट्रेड। अब दूसरी लिस्ट जो नहीं माना जाएगा वो क्या है? एनी पर्सनल इफेक्ट, एनी पर्सनल इफेक्ट, एनी पर्सनल इफेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अब पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है? दैट इज एनी मूवेबल एसेट, एनी मूवेबल एसेट, एनी मूवेबल एसेट including wearing apparel,
wearing apparel including any wearing apparel and furniture including wearing apparel and furniture held for personal use by the SSC or any member of his family but does not include अभी मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाने का काम करूंगा एक एक बार। बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, any work of art, जल्दी से कॉपी कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाने का काम करता हूं। जल्दी कॉपी कीजिएगा। हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कैपिटल एसेट की, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 14 ये कहता है कि एनी टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टी, एनी एसेट, एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद इट बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल एसेट है। तो पहले तो बहुत बड़ी डेफिनेशन कर दी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 उन्होंने इंक्लूड किया कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द FII, तो ये कैपिटल एसेट है। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें एक्सक्लूड करना स्टार्ट की उन्होंने, और पहला पॉइंट जो एक्सक्लूड किया है वो क्या है, एनी स्टॉक एंड ट्रेड, एनी रॉ मटेरियल हेल्ड बाय द एसएससी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। और दूसरा पॉइंट क्या एक्सक्लूड किया है कि एनी पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल एसेट की बात नहीं कर रहे हैं लोग, पर्सनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। और पर्सनल इफेक्ट का मतलब है दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो एसएससी के या एसएससी के फैमिली मेंबर्स के पर्सनल यूज के लिए है। तो जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, एक घर है जिसमें एसएससी रहता है, कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। तो जो मीन्स डेफिनेशन थी उसके हिसाब से भी है, और एक्सक्लूजन उसमें कुछ कर नहीं रखा है, एक्सक्लूड कुछ नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब है वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक एसएससी के पास कार है जिसमें वो ट्रेवल करता है, घूमने फिरने जाता है, मौज मस्ती करता है, तो अगर मीन्स डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें तो लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि उसके हिसाब से वो कैपिटल एसेट है। लेकिन जब हम पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट, और पर्सनल इफेक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड बाय द एसएससी फॉर इज यूज, पर्सनल यूज और द यूज ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। यानी कि जब हम कंबाइंड रीडिंग लगाते हैं पूरी डेफिनेशन का, तो कोई भी मूवेबल एसेट
जो एसएससी के पर्सनल यूज के लिए है वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एसएससी के पर्सनल यूज के लिए है भी, यानी कि जो घर है जिसमें एसएससी खुद रहता है तो पर्सनल यूज हो गया, या फैमिली मेंबर्स का यूज हो गया, तो वो बावजूद इसके कि पर्सनल यूज है लेकिन तब भी वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और आगे आपको क्लियर कर भी रखा है पर्सनल इफेक्ट यानी कि मूवेबल एसेट इंक्लूडिंग वियरिंग अपरेल, जो पहनने के कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, फर्नीचर्स हैं। अब आप कहेंगे कि सर पहनने के कपड़े में कहां से कैपिटल गेन आ गया है, बेमतलब की बातें इन्होंने लिख रखी हैं। बिल्कुल आ सकता है पहनने के कपड़ों में भी। अगर आपको पता लगे कि कैटरीना कैफ जो है अपनी 5 साल पुरानी उसने कोई कपड़े पहने थे, अब वो नीलाम कर रही है, तो जितने के आए नहीं होंगे उससे कहीं कहीं गुना तो बोली लग जाती है। जो सेलिब्रिटीज के पहने हुए कपड़े हैं, एक बार आपने ये भी सुना होगा नरेंद्र मोदी ने अपना जो कोट है वो भी बेचा था, 10 लाख रुपए में वो कोट उनका सेल हुआ था। तो इस तरह की आपने खबरें सुनी होंगी, सुनी है या नहीं सुनी, जल्दी से बताइए। में ही आएंगी। तो वॉइस बीच में बंद हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, अब वॉइस क्लियर आ रही है आपको। वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, अब क्लियर आ रही है, जल्दी से बताइए। तो यस, तो हम बात कर रहे थे, मैं रिपीट कर देता हूं, जिस दौरान वॉइस ब्रेक हो गई थी तो बात चल रही थी कि जो वियरिंग अपरेल हैं, जो सेलिब्रिटीज के हैं वो भी बिकते हैं, तो उनके ऊपर भी कैपिटल गेन आ सकता था। लेकिन क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है एसएससी की, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है एसएससी की, और मूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी चीज आएगी, चाहे वो वियरिंग अपरेल हो, चाहे वो फर्नीचर है, वो पर्सनल इफेक्ट की कैटेगरी मानी जाती है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। तो वियरिंग अपरेल को बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं होगा। लेकिन पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, जो मैं ए से लेकर एफ तक पॉइंट लिख रहा हूं, तो पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसका मतलब है कि पर्सनल इफेक्ट में नहीं है ये चीजें। ऑल्दो ये एसएससी के पर्सनल पर्पज के लिए होती हैं, मूवेबल भी हैं, लेकिन लॉ मेकर्स ने इन्हें पर्सनल इफेक्ट नहीं माना है। और जब पर्सनल इफेक्ट नहीं माना है तो इसका मतलब है कैपिटल एसेट बन जाएंगी। कैपिटल एसेट बन जाएंगी तो इनके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। एक ज्वेलरी है जो लेडीज घरों में या जो जेंट्स हैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए, स्टेटस के लिए पहनते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट का पर्पज नहीं होता है उनका। जो आप रोजमर्रा में, कुछ ज्वेलरी ऐसे भी हो सकती है जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज हो, लेकिन कुछ ज्वेलरी ऐसी भी होगी आपकी जो कि आपके पर्सनल पर्पज के लिए होगी। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज की है ज्वेलरी, चाहे वो पर्सनल पर्पज की, लेकिन ज्वेलरी कभी भी पर्सनल इफेक्ट मानी ही नहीं जाएगी। इसलिए ज्वेलरी पर हमेशा ही क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है, पुरानी चीजें संग्रह करने का बहुत से लोगों को शौक होता है, उन्हें अच्छा लगता है पुरानी चीजें संग्रह करने का। लेकिन आप जानते हैं कि पुरानी चीजें काफी, जो भी लोग उसके कद्रदान हैं, मुझे तो अगर कोई कहेगा तो शायद मैं तो वैल्यू नहीं लगाऊं, लेकिन जो लोग भी कद्रदान हैं तो वो काफी कहीं कहीं गुना उन चीजों की वैल्यू लगा देते हैं और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी वो चीजें महंगी होती हैं। तो अगर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, उन्हें अगर आप पर्सनल पर्पज के लिए है भी, मूवेबल होती हैं वो,
लेकिन वो पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएंगी। इसका मतलब है कैपिटल गेन टैक्स उनके ऊपर लगेगा, कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। ऐसी इसी तरह ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है, कोई आपने अगर 10 साल पहले खरीदी है, माना 1 करोड़ की खरीदी है, आज उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी वैल्यू ही 10 करोड़ रुपए हो गई होगी। तो जो लोग शौकीन हैं, शौक से बड़ी कोई चीज होती नहीं है, तो जो लोग शौकीन हैं इन चीजों की काफी वैल्यू लगाते हैं। तो लॉ मेकर्स ने इन्हें पर्सनल इफेक्ट मानने से मना कर दिया है, क्योंकि लॉ मेकर्स को लगता है कि इनके ऊपर कैपिटल गेन हमें अच्छा खासा मिल सकता है। इसी तरह से स्कल्पचर्स हैं और एनी वर्क ऑफ आर्ट है। जल्दी से बताइए कि डेफिनेशन का ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। डेफिनेशन का ये वाला पार्ट, क्योंकि सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल करेंगे बड़े सिंपल होंगे, न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं है। और अभी तक जो भी तो आपने 2 चैप्टर करे हैं, ये तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, उससे भी सिंपल होगा न्यूमेरिकल। तो 3-4 लाइनों में खत्म हो जाता है न्यूमेरिकल। लेकिन सारा का सारा जो ध्यान है वो हमें आइडेंटिफिकेशन में लगाना है कि कैपिटल गेन निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को पढ़ के उसे समझना एक बहुत बड़ी आर्ट है। जिस बच्चे के क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है, अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, याद हो चुकी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को करेंगे, बल्कि इजी ही पड़ेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड में और क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, तो 2 चीजें तो मैंने ये बता दी हैं कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड में एक तो स्टॉक एंड ट्रेड वगैरह की चीजें नहीं आती हैं और एक पर्सनल इफेक्ट नहीं आती है। और क्या चीजें नहीं आती हैं? एग्रीकल्चरल लैंड, एनी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एनी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एनी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, लेकिन गांव की परिभाषा भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो लॉ मेकर्स हैड डिफाइंड व्हाट इज ए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ऑल दो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है हमें, नोट्स में मैं दे दूंगा, आपको समझा भी दूंगा, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इस वजह से तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। पेपर में तो आ जाएगा लिखा हुआ है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा। और डीप पॉइंट है कि और क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, तो 6.5% गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ये इशू हुए थे 1977 में। एक 7% गोल्ड बॉन्ड्स थे। आप ये समझ लीजिए ये डिबेंचर की तरह होते हैं। जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो डिबेंचर इशू करती है, और अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड इशू करती है। तो 6.5% गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, इसके अलावा 7% गोल्ड बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मैं इसी के यहां लिख दे रहा हूं बराबर में, ई के बाद एफ पॉइंट है, ई के बाद एफ पॉइंट है स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991। इसके अलावा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड issued in 1999, issued in 1999।
आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डी को नहीं भी लिखेंगे डेफिनेशन में, ई को नहीं भी लिखेंगे डेफिनेशन में, एफ को नहीं भी लिखेंगे डेफिनेशन में, तो काम चल जाएगा। जी को जरूर लिख लीजिएगा। ऑल दो डेफिनेशन में ये सारे की सारी चीजें गिवन हैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं कि काम चल जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में तो हैं चलिए, लेकिन 6.5% गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो इशू हुए थे 1977 में, गवर्नमेंट ने उधार लिया, उन्हें बॉन्ड दे दिए। तो जब कोई भी व्यक्ति उधार लेता है, कंपनी भी उधार लेती है, तो एक रिडेम्पशन का पीरियड होता है, उसका मैच्योरिटी आती है, आदमी को अपना पैसा चाहिए विद इंटरेस्ट। तो 1977 के बॉन्ड आज की तारीख में किसी के पास भी नहीं है, जिनके पास थे वो सब बेच चुके होंगे, उनका रिडेम्पशन हो चुका होगा, तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। इसी तरह से 1980 में 7% गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे गवर्नमेंट ने, तो वो भी रिडेम्पशन हो चुके होंगे। और इसी तरीके से 1991 में स्पेशल बियरर बॉन्ड इशू किए थे, वो भी रिडीम हो गए होंगे। अगर किसी के पास बचे हुए होंगे, इनकी भी संभावना कम है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड इन 1999, क्योंकि लेटेस्ट है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पेपर में इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन जो शुरू की 3 चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड में पर्सनल इफेक्ट वाला इंक्लूड है, रॉ मटेरियल वाला इंक्लूडेड है, रॉ मटेरियल स्टॉक एंड ट्रेड वाला इंक्लूडेड है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डेफिनेशन में लिख के आओ। बाकी जो डी ई एफ जी पॉइंट है, खाली जी लिखे आएंगे तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। जल्दी से बताइए कि कोई दिक्कत है या नहीं है, जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इस चीज को समझाने के लिए एक मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, वो भी देख लीजिए कि कैपिटल एसेट में क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। कैपिटल एसेट के अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि कैपिटल एसेट में क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। चार्ट को मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, 1 मिनट। वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि क्या क्या चीज इंक्लूड होनी है, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होना है। ये देखिए चार्ट आपके सामने है, एक बार इससे भी समझ लेते हैं, एक बार इससे भी समझ लेते हैं, एक बार इससे भी समझ लेते हैं। चार्ट आपके सामने है। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an SSC whether or not connected with its business and profession, और any securities held by FII यानी कि foreign institution investor which are invested in such security as per SEBI Security Exchange Board of India रेगुलेशन। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है एज पर रेगुलेशन, बस आपको इतना भी लिख दोगे कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, तो ये कैपिटल एसेट मानी जाती हैं, बट डज नॉट एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूजन जो है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में है, सिक्योरिटीज में नहीं है। इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII है वो ऑलवेज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट, जैसे मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन जो अदर देन सिक्योरिटीज है उसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है, स्टॉक एंड ट्रेड जैसा कि आपको दिख रहा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, पर्सनल इफेक्ट यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द SSC और इस फैमिली। लेकिन कुछ चीजें पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएंगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो चीजें कैपिटल एसेट का पार्ट बनेंगी। जैसे ज्वेलरी है, मूवेबल है, पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन मानी नहीं जाएगी, इट मीन्स ये कैपिटल एसेट है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी मूवेबल होता है, ड्राइंग भी मूवेबल होता है, पेंटिंग और स्कल्पचर भी मूवेबल होता है, और एनी वर्क ऑफ आर्ट भी मूवेबल होता है। तो बावजूद इसके कि मूवेबल है, पर्सनल है, लेकिन वो मानी नहीं जाएंगी पर्सनल इफेक्ट, इट मीन्स ये कैपिटल एसेट होंगी। इनके ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन लगेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ग्रामीण जो इलाके में एग्रीकल्चर लैंड है,
वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती, पहचानने के लिए नहीं आएगा। ऑल्दो डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो होगी डेफिनेशन, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आपके और हमारे लिए काम की नहीं है कि क्या चीज रूरल है क्या चीज अर्बन है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको। और 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट की। हाँ, जो 1999 में है वो एक बार को आप कर सकते हैं। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, और एक अभी रिसेंटली इशू हुई थी डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015/2018 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये समझ लीजिए, ये लेटेस्ट है। तो गोल्ड आपके जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होती है? गवर्नमेंट को पता है कि हमारे इंडिया में एक प्रचलन है कि सब लोग गोल्ड को, ज्वेलरी को महिलाएं जो है बहुत पसंद करती हैं और वो छुपा के रखती हैं, बैंकों के लॉकर्स में रखा हुआ है। इससे देश की एक समस्या उत्पन्न होती है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जो गोल्ड है लगातार इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने से जो भारतीय करेंसी है बाहर जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो बाहर का है वो कम होगा। इससे जो आर्थिक परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं गवर्नमेंट के सामने, वो बहुत ज्यादा आती हैं कि अगर यहां से एक्सपोर्ट तो कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो, तो इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारी जो मुद्रा है, इंडियन रुपीज है, वो एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। हाँ, अगर जिस देश में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, जैसे अमेरिका का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, सिंगापुर का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है यानी कि बाहर का पैसा अपने देश में आता है, यहां पे क्या हो रहा है, अपने देश का पैसा बाहर जा रहा है और बाहर का पैसा कम आ रहा है, तो हमारी वैल्यू, जो करेंसी की वैल्यू है, लगातार डिग्रेड होती चली जाती है। तो गवर्नमेंट ने समस्या निपटने के लिए कि गोल्ड की समस्या भी दूर हो जाए हमारी और लोगों को कुछ इनकम भी हो जाए, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू करिए कि देखिए आपने अपना पैसा आइडियली तो बंद कर रखा है। सपोज कीजिए कि किसी के पास 20 लाख रुपए का गोल्ड है, अब उससे आप कमा क्या रहे हैं, ठीक है, केवल सिवाय इसके कि आज 20 लाख का है तो 10 साल बाद 30 लाख का, 40 लाख रुपए का हो जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस दे रही है कि आज हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट कीजिए, उस पर हम इंटरेस्ट भी देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होगा, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। और आपको क्या फायदा है? ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड बेच दिया, आपके पास 5 साल या 10 साल का भी जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट होगा, 10 साल बाद आप गोल्ड के बदले में गोल्ड ले लीजिए और 10 साल के अंदर जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो भी आप ही का है। तो इसे कहते हैं कि गोल्ड डिपॉजिट अंडर गोल्ड डिपॉजिट मोनेटाइजेशन स्कीम। तो इसके बदले में जब आप गोल्ड डिपॉजिट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देती है, तो वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो भी ट्रांसफरेबल है। आप किसी को बेचना चाहते हैं, यानी कि आपने ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए जमा कर दिया तो अब आपका ब्लॉक हो गया, पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, आप वो सर्टिफिकेट किसी को बेच भी सकते हैं। जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, अब किसी को पैसे की जरूरत है तो आदमी पैसे की जरूरत कहां से पूरी करेगा, अगर गोल्ड होता उसके पास तो बेच देता। तो आप उस गोल्ड की जगह उस सर्टिफिकेट को भी बेच सकते हैं, जिसे बेचेंगे उसे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और प्लस जब अगर वो होल्ड कर सकता है उस सर्टिफिकेट को 5 साल या 10 साल बाद, उससे उतने अमाउंट का गोल्ड मिल जाएगा जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा और जो भी उस समय की मार्केट वैल्यू होगी। अगर आपने 1 किलो गोल्ड डिपॉजिट किया है तो बदले में 1 किलो ही गोल्ड मिलेगा आपको। तो जिस पर्पज के लिए आप गोल्ड रखते हैं, अपने पैसे को ब्लॉक करते हैं, तो वो पर्पज तो अभी भी पूरा हो रहा है। आपने अगर 1 किलो गोल्ड डिपॉजिट किया है तो जब भी आप निकालेंगे तो 1 किलो गोल्ड ही मिलेगा, तो जो भी उस समय की मार्केट वैल्यू होगी, और इस दौरान आपने 5 साल या 10 साल में जो इंटरेस्ट कमाया है वो भी आपको मिल जाएगा। जल्दी से बताइए कि इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इस चर्चा को नेक्स्ट क्लास में हम जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।